अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इकोनॉमिक्स के अंदर समझने के लिए, दैट इज बजट डेफिसिट क्या होता है और बजट डेफिसिट के फॉर्म्स क्या हैं एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ अ डेफिसिट इन बजट। इसको समझते हैं। अ बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर, है ना। एक साल में सरकार कितना पैसा रिसीव करेगी लोगों से या कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, और कहां कहां सरकार अपना एक्सपेंडिचर करेगी, उसकी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का बजट बोलते हैं। बजट तीन तरह से हो सकता है। अ बजट कैन बी अ बैलेंस्ड बजट, इट कैन बी अ सरप्लस बजट और इट कैन बी अ डेफिसिट बजट। सो हमने समझा कि ये जो बजट है गवर्नमेंट का, ये तीन रूप ले सकता है। क्या ले सकता है? या तो ये गवर्नमेंट बजट बैलेंस्ड होगा, या ये गवर्नमेंट बजट सरप्लस में होगा, या फिर ये एक डेफिसिट सिचुएशन में होगा। इसको समझने के लिए हम वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमने बोला था ना लास्ट क्लास में कि अगर हम घूमने का एक बजट बना रहे हैं, तो मुझे याद है कि हमने बोला था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो 1,10,000 रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर होगा टूर एंड ट्रैवल के ऊपर। और फिर इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसीट्स कहां से आई थी? हमारे पास रिसीट्स आई थी 50,000 हमारी मंथली सैलरी में से, 40,000 हमारी पास्ट सेविंग में से, और हमने 20,000 रुपीज का अपने फ्रेंड से लोन लिया था। इस तरह से हमने इस 1,10,000 रुपए के खर्चे को मीट करने के लिए एक पैसा इकट्ठा किया था। ठीक है। अब जो भी बजट होता है, उस बजट में बोरोइंग्स को अगर हम छोड़ दें, ये क्या है? बोरोइंग्स। इसको एक बारी आप इग्नोर कर दो। मान के चलो मेरा दोस्त मुझे अगर ये पैसे ना देता, इन दैट सिचुएशन मेरे पास पैसा कितना होता? 90,000 रुपीज, है ना। मेरे पास पैसा कितना होता घूमने के लिए? 90,000, पर मुझे चाहिए कितना? 1,10,000। क्या ये सिचुएशन बैलेंस्ड सिचुएशन होती? नहीं। ये बैलेंस सिचुएशन इसलिए नहीं होती बिकॉज मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसा कम पड़ गया, है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन होती? ये एक डेफिसिट की सिचुएशन होती। सो व्हाट इज अ डेफिसिट सिचुएशन? डेफिसिट सिचुएशन इज व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट is more than revenue and capital receipt excluding borrowings। इसका सरल भाषा में समझो कि सरकार जो खर्चा करना चाहती है, चाहे वो खर्चा रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है, टोटल अगर सरकार का एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट के मुकाबले ज्यादा है तो सरकार के पास पैसा कम रह जाता है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट की सिचुएशन। और फिर इस डेफिसिट के कारण सरकार को बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं। हमारे वापस एग्जांपल पे आओ। अगर 1,10,000 का खर्चा मुझे करना है जिसके बदले मेरे पास सिर्फ 90,000 रुपीज ही हैं अपने, तो फिर मुझे 20,000 रुपए कहीं ना कहीं से तो लोन या बोरो करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे पास जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। तो विदाउट दिस बोरोइंग द सिचुएशन ऑफ द बजट वाज डेफिसिट। बोरोइंग से पहले, बोरो करने से पहले मेरे पास 90,000 रुपए का पैसा आया था और मुझे 1,10,000 रुपए खर्चा करना था, तो मेरी पोजीशन क्या थी? डेफिसिट की पोजीशन थी। क्लियर हुआ? सरप्लस की पोजीशन कब होगी? सरप्लस की पोजीशन तब होगी जब मुझे खर्चा करना है 1,10,000 रुपए का, पर मेरे पास जो पैसा है वो है 1,40,000 रुपए का। क्या बोल रहा हूं? अगर खर्चा मेरा कम है और मेरी कमाई ज्यादा है, देन दैट इज अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस। दैट मीन्स व्हेन द रिसीट्स is greater than
द एक्सपेंडिचर, है ना। जब हम रिसीट बोलते हैं तो दोनों रिसीट, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग से पहले, और एक्सपेंडिचर भी दोनों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब मेरे पास पैसा ज्यादा है, कमा के आया या मिला, और मुझे खर्चा कम करना है उसमें से, तो मेरे पास कुछ पैसा बच जाएगा। बचे हुए पैसे को बोलते हैं सरप्लस की सिचुएशन। और बैलेंस्ड सिचुएशन कब होगी? जब मेरे पास रिसीट्स उतनी है जितना मेरा खर्चा होने वाला है। दैट मीन्स अगर मुझे 1,10,000 रुपए की रिसीट मिली और मेरा खर्चा भी 1,10,000 रुपए का ही होगा और मुझे पैसा बोरो करने की आवश्यकता नहीं होगी, इन दैट सिचुएशन आई विल बी इन अ बैलेंस्ड पोजीशन। क्लियर हुआ? तो हमारे को ये समझ आया कि जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो उसकी 3 सिचुएशंस हो सकती है। या तो गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर होना है उतना ही गवर्नमेंट के पास अपना रिसीट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि सरकार के पास जितना खर्चा करना है उतना ही पैसा आ जाएगा और उसको बोरो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दैट इज अ बैलेंस्ड बजट। सेकेंड सिचुएशन में बी अ सरप्लस सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट्स रिसीट, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट इज मोर देन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, एंड इन दैट सिचुएशन सरकार को बोरो तो करना ही नहीं है, पर सरकार के पास यहां पर पैसा बच गया है। बचे हुए पैसे को हम सरप्लस बोलते हैं। एंड डेफिसिट की सिचुएशन कब है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट्स इनकम और रिसीट। उस सिचुएशन पे सरकार के पास पैसा कम रह जाता है खर्चा करने के लिए। तो जो पैसा कम रह जाएगा वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा फिर सरकार को कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बैलेंस्ड बजट। A government budget is said to be a balanced budget in which the government's receipts, both revenue plus capital, is equal to the government's estimated expenditure. यानी कि सरकार की कमाई सरकार के खर्चे के बराबर है। The main merit means the main importance or a good point of the balanced budget is it ensures financial stability and avoids wasteful expenditure. देखो बैलेंस्ड बजट में होता क्या है? पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। क्यों है? बिकॉज सरकार के पास खर्चा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा है, ना ज्यादा है ना कम है। दैट मीन्स कम नहीं है, इसका मतलब सरकार को कहीं ना कहीं लोन नहीं लेना पड़ेगा। दैट इज अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको लोन नहीं लेना पड़ता, यानी कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। सेकेंड, क्योंकि आपके पास सरप्लस नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, तो आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करते। जब आपकी जेब में ज्यादा पैसा होता है ना, तो आप तमाम तरीके के खर्चे करने स्टार्ट कर देते हो। तो बैलेंस्ड बजट की सिचुएशन ये है कि सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है, तो वो ऐसे ही आलतू फालतू खर्चे नहीं करेगी, और सरकार के पास सिर्फ उतना ही पैसा है जितना पैसा उसको जरूरी जगहों पे खर्चा करना है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहती है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी अवॉइड हो जाता है बैलेंस्ड बजट में। पर इसका एक डिमेरिट भी है, इसका एक नुकसान भी है बैलेंस्ड बजट का। वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज हिंडर्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ सबड्यूड रह जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रह जाती है। बिकॉज सरकार के पास क्योंकि सरप्लस नहीं है, तो सरकार अपने रूटीन के खर्चे ज्यादा मीट करने के लिए ही पैसा स्पेंड कर देती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाती है। और जो देश है, देश की डेवलपमेंट तब होती है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर देश में ज्यादा हो, है ना। रोड्स, डैम, ब्रिजेस ये ज्यादा बनेंगे तब जाकर ही तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और क्योंकि सरकार के पास यहाँ पर रूटीन का पैसा खर्चने के लिए ही पर्याप्त पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, सरप्लस नहीं है, बैलेंस्ड है, इसीलिए द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट स्लोज डाउन। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज हिंडर्ड एंड द स्कोप ऑफ अंडरटेकिंग वेलफेयर एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड। पर्याप्त मात्रा में तो पैसा है, पर ज्यादा पैसा होता तो सरकार वेलफेयर भी कर सकती और इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को भी बढ़ा सकती। इस पॉइंट को हम तब पढ़ेंगे जब हम डेफिसिट बजट को समझेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हमारे कीन्स भाई साहब ने दिया है, तो इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम डेफिसिट वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। अनबैलेंस्ड बजट कब होगा? दोनों सिचुएशन में अनबैलेंस्ड होगा, जब सरप्लस हो या डेफिसिट हो। तो जब सरप्लस है या जब डेफिसिट है, इन दोनों ही सिचुएशन में आप
अनबैलेंस्ड बजट पर हो। तो दो पार्ट हो गए ना, एक बैलेंस्ड बजट जहां पर रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर है और सरकार को बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनबैलेंस्ड बजट कब है? जब या तो सरप्लस है सरकार के पास, एक्स्ट्रा पैसा है, खर्चा कम है, पैसा ज्यादा है, और या फिर डेफिसिट है, दैट मींस सरकार के पास पैसे की कमी है। इन बोथ दिस सिचुएशन इट इज एन अनबैलेंस्ड बजट। When the government's estimated expenditure is either more or less than the receipts, the budget is said to be in an unbalanced state. It may be either a surplus budget or it may be either a deficit budget. Surplus budget, when the government's estimated receipts are more than government's estimated expenditure in the budget is said to be a surplus budget. In other words, a surplus budget means a situation where the government's revenue is more than the government's expenditure. अब इस बात को थोड़ा सा एनालाइज ही करना है हमने, समझ तो हमको आ गया कि सरप्लस कब होता है। सरप्लस बजट शोज दैट the government is taking away more money than what it is pumping in the economic system. यानी कि यहां पर लीकेज ज्यादा है और इंजेक्शंस इकोनॉमी में कम है। देखो, जो सरप्लस है वो कब आएगा? जब रिसीट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि रिसीट ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना है उतना तो है, पर हमने जो पैसा इकट्ठा किया है लोगों से या अन्य हमारे सोर्सेज से वो ज्यादा कर लिया। अब आप याद करो, रिसीट के अंदर एक होता है रेवेन्यू रिसीट, जिसका मेन पोर्शन होता है टैक्स रिसीट। तो हम ये बोल सकते हैं कि सरकार ने टैक्स ही ज्यादा इकट्ठा कर लिया। अब सरकार जब टैक्स इकट्ठा करती है तो लोगों के हाथ से पैसा निकाल लेती है। लोगों के हाथ से पैसा निकालना इज कॉल्ड लीकेज इन दी सर्कुलर फ्लो। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं लीकेज ज्यादा है और ये एक्सपेंडिचर से क्या होता है? इंजेक्शन होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जी एक इंजेक्शन का काम करता है, एडी का पार्ट है CIG, है ना। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ एडी और इट इज एन इंजेक्शन। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में कि सरकार ने जो पैसा टैक्स के रूप में या फीस, फाइन्स, अदर रेवेन्यूज के रूप में जो लोगों से इकट्ठा किया वो ज्यादा कर लिया, और जो उनके हाथ में खर्चा करके पैसा दिया, इंजेक्शन दिया, वो कम है। ऐसा हम बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट द एडी टेंड्स टू फॉल विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्राइस लेवल। अब ये सिचुएशन कब अच्छी है? ये सिचुएशन तब अच्छी है जब सरकार को एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। एग्रीगेट डिमांड को कम कब करना होता है? एग्रीगेट डिमांड को कम तब करना होता है जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर। अब जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आपको डेल्टा जी के बराबर अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर रिड्यूस हो जाएगा तो अल्टीमेटली द एडी विल रिड्यूस एंड द प्राइस लेवल्स विल आल्सो कूल डाउन। देयरफॉर इन टाइम्स ऑफ सीवियर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगी यानी कि एक्सेस डिमांड होगी, जब a surplus budget is appropriate budget, but in a situation of deflation or recession, surplus budget should be avoided. Next, deficit budget. It refers to a situation when the budget expenditure is greater than the budget receipt. Clear हुआ यहां पर? अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमने डेफिसिट बजट के साथ इसको पढ़ना था। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड नेवर एक्सीड पब्लिक रेवेन्यू। उन्होंने क्या बोला था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या बोलते थे? वो हमेशा बैलेंस बजट एडवोकेट करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि सरकार हमेशा एक बैलेंस्ड बजट लेके आए तो बेटर होता है। बट कीन्स या जो आज के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो एडम स्मिथ की इस थ्योरी से या इस पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट से एग्री नहीं करते। वो क्या बोलते हैं? दे आर्ग्यू दैट इन अ बैलेंस्ड बजट द टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स शॉर्ट ऑफ द अमाउंट नेसेसरी टू मेंटेन फुल एक्सपेंडिचर। वो क्या बोलते हैं? अगर आप अपना बैलेंस्ड बजट रखोगे तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो हमेशा
उस एक्सपेंडिचर के लेवल से, उस एडी के लेवल से कम रह जाएगा जो एडी आपको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को लाने के लिए। बिकॉज आपके पास हमेशा रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से मीट करने की एक रिक्वायरमेंट रहेगी। इन दैट सिचुएशन आप एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर दोगे सो दैट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा ना हो जाए बैलेंस बजट के अंदर। एंड क्योंकि आपके रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होंगे एक्सपेंडिचर्स, तो वो एक्सपेंडिचर का लेवल जो आपने बजट में डाला वो शायद एक्सपेंडिचर का लेवल उस एक्सपेंडिचर के लेवल से कम रह जाए जो लेवल आपको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लाने के लिए इकोनॉमी। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर to close the gap between the expenditure required for full employment and the budgeted expenditure। Therefore वो क्या बोलते हैं कि सरकार को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसके पास बैलेंस्ड बजट रहे। In fact, the government should always try to take the expenditure to that level at which the full employment can take place in the economy. Ideally, a balanced budget is a good policy. नॉर्मली या हमेशा ये तो माना गया है कि बैलेंस बजट एक अच्छी है। बोला जाता ना कि जितनी चादर होती है उतना ही आपको पैर फैलाने चाहिए। तो बैलेंस बजट उसी थ्योरी पे काम करता है कि सरकार के पास जितनी इनकम है उसी हिसाब से सरकार को खर्चा करना चाहिए। पर ये जो बैलेंस्ड बजट होता है ये कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट लाने में आपको शायद मदद ना करे। धीरे धीरे आप रेवेन्यू इंक्रीज करके उसी के मात्रा में एक्सपेंडिचर को बढ़ा लो तो आप धीरे धीरे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाओगे। पर अगर आप हमेशा बैलेंस्ड बजट में ही रहोगे तो दैट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू रीच द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाना जरूरी है, ना कि हमेशा बैलेंस बजट को मेंटेन करना। अब यहां पर एक और चीज इसी से रिलेटेड समझनी है हमारे को, जो कीन्स ने फिर से बोली। कीन्स ने कहा कि डेफिसिट बजट इज रिकमेंडेड बजट। कीन्स के हिसाब से डेफिसिट बजट रिकमेंडेड है। एडम स्मिथ के हिसाब से अ गुड पॉलिसी इज अ बैलेंस्ड बजट। तो कीन्स ने, हम तो क्योंकि कीन्स की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कीन्स ने क्या बोला कि डेफिसिट बजट इज इंपॉर्टेंट और रिकमेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। कीन्स ने बोला कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको डेफिसिट बजट की तरफ जाना चाहिए। डेफिसिट बजट की तरफ जाने का मतलब है आपके एक्सपेंडिचर को आपको बढ़ाना चाहिए और आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके रेवेन्यू कम रह गए। बिकॉज डेफिसिट बजट होता कब है? जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम रह जाते हैं। सो कीन्स एडवोकेटेड दैट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रेज्ड so that the problem of unemployment and underemployment can be eradicated without thinking that it results into a deficit budget. Today deficit budget has become very common. आज की दुनिया में हर देश का डेफिसिट बजट ही हो रहा होगा। बहुत कम देश होंगे जिनका आज की डेट में भी सरप्लस बजट हो। So every economy today faces deficit budget. Government covers the gap between, देखो गैप होगा ना, एक्सपेंडिचर क्योंकि रिसीट से ज्यादा हो गए तो यहां पर एक गैप होगा। उस गैप को मीट कहां से किया जाता है? इट इज मेट आइदर थ्रू डोमेस्टिक बोरोइंग्स और थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ एसेट और थ्रू बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। या तो आप बाहर के मुल्क से, बाहर के देश से, बाहर की गवर्नमेंट से, बाहर की संस्था से लोन ले लोगे, एक्सटर्नल बोरोइंग कहते हैं जिसको, या आप देश के अंदर से ही पैसा इकट्ठा करोगे बोरो करके, आरबीआई से लोन लेना जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, पब्लिक से बोरोइंग करना स्मॉल सेविंग स्कीम्स के थ्रू, है ना, पीपीएफ अभी हमने जो पढ़ा था पिछली टॉपिक में, या फिर अपने एसेट्स को बेच के प्राइवेटाइज करके सरकार पैसा इकट्ठा कर लेगी। Thus, a deficit budget implies increase in the government's liability or fall in the reserves or asset. When an economy, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, when an economy is underemployed equilibrium, कहता है जब एक इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब आपकी डेफिसिट डिमांड होती है, डेफिशिएंसी होती है डिमांड में, एडी कम होती है ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। तो आपको डेफिसिट बजट लाना चाहिए, बिकॉज तभी आप रिसेशन से लड़ पाओगे। डेफिसिट बजट क्यों लाना चाहिए? बिकॉज डेफिसिट बजट में आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे अपनी कमाई से। एक्सपेंडिचर एक तरह की इंजेक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर, और रिसीट एक तरह से
लीकेज होती है। तो डेफिसिट बजट में क्या होगा, आपका इंजेक्शन ज्यादा होगा लीकेज से, उस कारण से आपकी एडी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड इरेडिकेट होगी, तभी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से आप बाहर निकल के फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ जा पाओगे। तो क्या बोला, डेफिसिट बजट शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ रिसेशन इन द इकोनॉमी और इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। याद रखना, डेफिसिट बजट हैज मेरिट्स फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी। हमेशा डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए डेफिसिट बजट एक अच्छा सिद्ध होता है सिचुएशन, बिकॉज देखो जब एक इकोनॉमी डेवलप करती है ना, तो उसकी जो रेवेन्यू होता है, उसकी जो रिसीट होती है वो हमेशा कम होती है और उसको खर्चा ज्यादा करना है। डेवलपिंग इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्चा करना है, डैम्स, रोड्स, ब्रिज, है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, वेलफेयर, सोशल एक्टिविटीज के ऊपर भी पैसा स्पेंड करना है, क्योंकि वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसको ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा तो बहुत ज्यादा करना है, लेकिन क्योंकि वो एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसमें जो पैसे की कमाई होती है सरकार को, वो कम होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज और कैपिटल रिसीट्स। दैट इज व्हाई अ डेफिसिट बजट हेल्प्स टू ग्रो अ डेवलपिंग इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, it accelerates the economic growth, enables to undertake welfare programs, and it is a cure for deflation as it checks the downward movement of prices। लेकिन साथ ही में एक डिमेरिट भी है डेफिसिट बजट का। डिमेरिट बड़ा सिंपल सा है, डिमेरिट ये है कि क्योंकि आप डेफिसिट बजट में हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा बोरो करने की रिक्वायरमेंट शायद हो जाए। सो इफ यू keep on financing your deficit by way of borrowing either from external market or from the domestic market or from RBI's deficit financing, ultimately वो borrowing सरकार के ऊपर, देश के ऊपर एक बोझ है। वो बोझ दो तरह का बोझ है, एक वो borrowing को चुकाना भी तो पड़ेगा और दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो इट इज अ बर्डन फॉर द करंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज जो लोन सरकार आज लेती है वो आने वाली जनरेशन को ही चुकाना पड़ता है। वो पैसा चुकाने के लिए सरकार के पास कहां से आता है, टैक्स से आता है। सो अल्टीमेटली वो टैक्स कहां से निकलेगा, लोगों की जेब से निकलेगा। दैट इज कि मुझे सरकार का लोन भी अपनी ही जेब से चुकाना पड़ेगा। So demerit क्या है, it encourages unnecessary wasteful expenditure, it leads to financial and political instability, it shakes the confidence of foreign investors। ठीक है।